आइए आज की शुरुआत करते हैं। तकरीबन सब लोग आ ही गए हैं तो शुरुआत हो सकती है। अनहद चक्र पे हम लोग काम कर रहे हैं। उसके बारे में आज उसके एक्सरसाइज पे भी ध्यान देना है, क्योंकि इस चक्र के लिए एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि बाकी में तो आप फिजिकल मूवमेंट दे सकते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर पे फिजिकल मूवमेंट हो सकता है। यहाँ पे हार्ट का जो मूवमेंट है वो हमको फिजिकल एक्टिविटी से ही हो सकता है। पर उससे पहले हमको पहले नियम के बारे में बात करनी है, शौच के बारे में। दो उसमें हमने एस्पेक्ट लिए थे। तो अपने आसपास की क्लीनलीनेस के बारे में बात कर चुके थे और अपने शरीर की क्लीनलीनेस के बारे में भी बात की थी। आज हमको आंतरिक सफाई, इंटरनल क्लेंजिंग के बारे में बात करनी। हमारा अंदर का जो शरीर है वो बिल्कुल चक्रव्यूह की तरह है। उसमें किसी चीज को डालना बड़ा आसान है, निकालना बड़ा मुश्किल है। जो चीज बहुत आसानी से निकलने में दिक्कत लेती है, मैं खास तौर पे बात कर रहा हूं हमारे खाने की। हमको जो अच्छा लगता है, बचपन से आदत होती है उसको उठा के मुंह में डालना, लेकिन वो अंदर जाके उसको यूटिलाइज करना या उसको शरीर से बाहर निकालना, ये हमारी जिम्मेदारी है। उसमें थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि अगर हम उसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर पाते तो दिक्कत बहुत बड़ी खड़ी रहेगी। वो इसलिए हमको इतनी मेहनत करनी पड़ती है। जो हमारा पूरा पहला कोर्स वो सारा एक ही बात पे कि ये खाओ, ये ना खाओ, ये बढ़ाओ, ये घटाओ। उसका कारण यही है कि अगर वो अंदर गया तो उसको आप वहां से एक्सपेल नहीं कर सकते, और जो चीज अंदर पड़ी रहेगी, जो भी चीज 24 घंटे से ज्यादा अंदर रह जाएगी, वो हमारे लिए एक आफत बन जाएगी। हमारी 80 से 90% बीमारियां जो हमने बड़ी खुशी से अपने अंदर डाला है उसकी वजह से होती है। आप कहोगे नहीं, कुछ प्रॉब्लम तो जेनेटिक होती हैं, बिल्कुल होती हैं, लेकिन वो ज्यादा उसकी वजह से एग्रेवेट हो जाएंगी। कुछ बीमारियां वायरल होती हैं, वो वायरल बीमारियां भी उसको ज्यादा तंग करेंगी जिसकी अंदर की एनवायरनमेंट खराब है। आपको याद होगा, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से साइंस के बारे में पढ़ा है, तो एक प्रोसेस हुआ था किसी भी चीज के जर्म्स को मारने का। लुई पास्चर ने वो बनाया था कि कैसे किसी चीज को उबाल के या सडनली ठंडा करके उसके अंदर के जर्म्स को खत्म किया जा सकता है। उसी के नाम पे ये जो दूध भी होता है उसका नाम पैस्चराइजेशन है। कितना बड़ा आदमी रहा होगा कि उसके नाम पे ही इस प्रोसीजर को, उसको पैस्चराइज करना कहते हैं। तो जब ये काम कर रहे थे तो उसी वक्त जर्मनी में एक और साइंटिस्ट थे, एडवर्ड कॉश, KOCH या KOSH, दोनों स्पेलिंग उनके आते हैं। तो वो भी इसी फील्ड में काम कर रहे थे। पास्चर एक ही बात पे जोर दे रहे थे कि जर्म्स खत्म करने चाहिए। कॉश कहते थे कि जर्म्स कुछ नहीं कहते हैं, वो किस एनवायरनमेंट में आप उनको रखते हैं उस पर फर्क पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि
अगर वहां पर एनवायरनमेंट उनके फेवरेबल नहीं होगी तो वो बढ़ नहीं सकते, और अगर एनवायरनमेंट फेवरेबल है तो फिर वो इतनी तेजी से बढ़ेंगे कि आप कुछ नहीं कर सकेंगे। पहली बात, आप उनको जीरो नहीं कर सकते, कोई तरीका ही नहीं है कि आप मंगा सकें। जब डेथ बेड पे थे तो पास्चर ने भी खुद मान, लुई पास्चर ने भी ये बात मान ली कि कॉस्ट ठीक है। कहते हैं हमारी जो नेशनैलिटी का चक्कर था उसलिए मैं ये वो नहीं कर पाया, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन असलियत यही है that the environment decides whether you have viral infections or not. अब वो तो एक्सेप्ट कर गए, लेकिन हमारे लोग आज तक इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। हम उसी पास्चर को लेके आज तक बैठे, हमारा दूध तो पास्चराइज है। तो भाई दूध पास्चराइज होने से बात नहीं है, बात यह है कि आपके अंदर की एनवायरनमेंट कैसी है, उसको हम कैसे खराब करते हैं। गलत गलत था, हो गया, इसीलिए वो हम पीछे छोड़ चुके हैं। फर्स्ट कोर्स को हम कर चुके हैं कि भाई ये चीजें ध्यान से डालिएगा अपने अंदर, क्योंकि ये जाएंगी तो निकलेंगी नहीं। अब अगली जो बात आती है कि जाने अनजाने इतनी लंबी जिंदगी में गया तो है, उसको हमको एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट करके साफ करना पड़ेगा। तो आध्यात्म में उसको करने के लिए 6 चीजें करनी ही पड़ती हैं। इनको षट कर्म कहते हैं। जो सो कॉल्ड योगी होते हैं, अगर आप योगी हैं तो आपको हर रोज ये 6 के 6 काम करने पड़ते हैं। ये अलग बात है, आज का जो योगी है उसका काम सिर्फ इतना ही कि एक मैट उठा के पार्क में पहुंच जाए और टेढ़ा मेढ़ा होने लग जाए, उसको योग नहीं कहते। आपको ये 6 कर्म रोज के करने होते हैं। उसके बारे में मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप भी रोज करें, लेकिन उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि योगी कहलाने के लिए क्या क्या आपको करना होता है। ये जो षट कर्म होते हैं, ये होते हैं नेति धोती, नौली वस्ती, कपालभाति और त्राटक। नेति धोती, नौली वस्ती, कपालभाति और त्राटक, इनकी थोड़ी थोड़ी आपको नॉलेज होनी जरूरी है। नेति कहते हैं अपनी नाक को साफ रखने का। एक तो इसलिए कि आपके अंदर ऑक्सीजन पूरी पहुंच सके, क्योंकि अगर यहाँ किसी भी तरह की ब्लॉकेट होगी तो आपके अंदर ऑक्सीजन पूरी नहीं पहुंचेगी, जो हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी है। योग के नियमों के हिसाब से आपके नॉस्ट्रिल्स की या जो आपकी गले की जो पाइप है यहाँ तक थ्रोट तक, उसके अंदर की ऑब्स्ट्रक्शन, ये जो म्यूकल ऑब्स्ट्रक्शन होती है, ये 1% से कम होनी चाहिए। आज के जमाने में, आज के ढंग से जिंदगी जीने में, खास तौर पे वेस्टर्न कंट्रीज में, ये ब्लॉकेट 60 से 70% के बीच में होती है। ऑफिशियली 1% से कम होनी चाहिए। इनकी 60 से 70% ब्लॉकेट हुई होती है, लेकिन किसी के सर पे जू नहीं रेंगती, क्योंकि सांस तो आ ही रही है, मर तो नहीं रहे हैं। अब आप सोचिए कि आपकी इनकम अगर 70% कम हो जाएगी तो क्या बनेगा। और आजकल तो आप देख ही रहे हैं क्या हाल हो रहा है। जहां भी आप नौकरी कर रहे हैं, ज्यादातर लोगों ने कह दिया साहब 50% तो कट आपको लेना ही पड़ेगा अगर काम करना है तो। कईयों को तो बेचारों कह रहे हैं फ्री में काम करो अगर यहाँ रहना है तो। वो भी क्या करें। कहने का मतलब ये है कि आपकी 70% तक ब्लॉकेट होती है, उसको ही क्लियर करने के लिए नेति की जाती है, जिसके 2 तरीके हैं, एक सूत्र नेति और एक जल नेति। सूत्र में एक धागा जो है वो डाला जाता है नाक के अंदर, नाक से डाल के मुंह से निकाल लिया जाता है, ताकि अंदर का जितना फ्लैम इकट्ठा हुआ हो वो साफ हो सके। अब क्योंकि जो ट्रेडिशनल चीज थी वो कॉटन की होती थी, सूत की
बटी हुई धागा होता था, तो वो इरिटेट करता है जब अंदर जाता है, और वही उसका पर्पस है कि उसको वो साफ कर सके। जब तक वो इरिटेट नहीं करेगा वो साफ नहीं करेगा। लेकिन शुरुआत में उसकी कोशिश की जाती है रबर की ट्यूब से, इसको कैथीटर कहते हैं। वो किसी भी योगा सेंटर से आप ले सकते हो, तो वो डाली जाती है नाक में। इसमें लोग क्या गलती करते हैं कि एकदम से डालने की कोशिश करते हैं, तो उसमें हमारा गैग रिएक्शन होता है। शरीर कहते हैं निकालो, ये कहाँ से आ गया। नाक कुछ घुसाने के लिए नहीं है। तो उसके लिए पहले हमको यूज टू होना पड़ता है। धीरे धीरे पहले उसको सिर्फ जितना नाखून है इतना अंदर डालिए, वहीं रहने दीजिए। फिर उसको आधी उंगली तक, फिर पूरी उंगली तक डालिए। और फिर दिक्कत आती है उस स्पॉट को ढूंढने के लिए जिसमें से गुजर के उसको बाहर आना होता है। तो उसमें जबरदस्ती मत कीजिए। 4-5 दिन लगेंगे, तो अपने आप जब एक बार आपका ये मसल रिलैक्स कर जाएंगे, तो फिर अपने आप वो जानी शुरू हो जाती है। तो एक तो ये मस्ट है। बाई नाक से डाला, गले से निकाल दिया, फिर दाई नाक से डाला, गले से निकाल दिया। एक तो ये क्रिया बहुत अच्छी है, जरूरी है, खासतौर पे जिनको किसी तरह की भी साइनस की, कफ एंड कोल्ड की और रिलेटेड जो प्रॉब्लम रहती है, तो ये आप कर सकते हैं। दूसरी जल नेति होती है, जिसमें खास तरह की कैटल आती है, उसको नाक से पानी डाला और वो दूसरी नाक से बाहर निकाल दिया जाता है, या गले से इसको कर लिया जाता है। और जितना ये देखने में मुश्किल लगती है, उतना ही असल में आसान होती है। बहुत आसान चीज है, बहुत ही फायदेमंद है। बस इसमें एक ही ध्यान रखना है कि जब एक बार आपने इस क्रिया को पूरा कर लिया, तो उसमें जो नाक में पानी रह गया है उसको आपको बहुत अच्छे से कपालभाति कर करके निकालना जरूर होता है। क्योंकि अगर थोड़ा सा पानी भी अंदर रह जाए तो इरिटेट बहुत करता है। तो वो क्रिया है, थोड़ा सा कोसा पानी लिया जाता है और उसमें थोड़ा सा नमक मिलाया जाता है। तो वो क्योंकि काम आता है, नमक का पानी आपको पता ही है बहुत फायदेमंद होता है किसी भी चीज को साफ करने के लिए। तो वो हमको साथ में करना चाहिए। और ये इसके फिजिकल काम ये हो गया कि आपका नेजल पैसेजेस साफ हो गए, लेकिन इसका स्पिरिचुअल बेनिफिट भी है। जब आप ऊपर जाके आज्ञा चक्र तक पहुंचेंगे, तो उस वक्त इसको और ज्यादा इसकी जरूरत पड़ती है कि हमारा यहाँ का और एक जो पैसेज गले का है वो अच्छे से एक्टिवेट हो जाए, अच्छे से वो रोड चलनी शुरू हो जाए। इनफैक्ट ये जो आपकी अपर पैलेट में जो स्पॉट होता है, इसको पूरा चक्र माना जाता है। ललन चक्र कहते हैं, जैसे बाकी 7 चक्र हैं ऐसे ये ललन चक्र कहलाता है। तो उसको एक्टिवेट रखने के लिए ये जो आपकी नेति होती है ये और ज्यादा जरूरी हो जाती है। इसीलिए जब आप लोग करते हैं तो मैं इंसिस्ट करता हूँ कि जीभ को मोड़ के ऊपर कर लीजिए, उससे भी फर्क पड़ता है। बार बार जब हम करते हैं उस स्पॉट को एक्टिवेट करने में, उससे ठीक काम लेने में हमारी मदद होती है। जो पुराने अभ्यासी लोग होते थे वो तो ये तक कर देते थे कि कुछ लोगों की देखिए जीभ मोटी होती है, तो वो क्या करते थे कि उनकी ठीक से बेंड नहीं हो पाती। कुछ लोगों की जीभ नहीं बेंड होती, वो तो ब्लेड लेके नीचे से जीभ का जो हिस्सा लोअर पैलेट से जुड़ा होता है ना, उसमें कट लगा देते थे ताकि जीभ अच्छे से ऊपर उठ सके। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप भी यही करें, लेकिन बहुत फायदेमंद चीज है ये नेति होती, जो काफी लोग करते मिल जाते हैं। एक चीज जो मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा, उसको धोती कहते हैं। कॉटन का ही मलमल का एक रिबन होता है, 2 इंच चौड़ा, 5 मीटर लंबा। तो इसको पानी के साथ खाया जाता है। आप अंदर उसको निगलते जाते हैं और फिर वो ऑब्वियसली पेट में जाके खुल जाता है। तो फिर उसको जो आप घुमाते हैं, तो आपके पेट का जो कहीं अगर आसपास की दीवारों पे कुछ भी गंदगी लगी हुई है, उसको लेके ये बाहर आ जाता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। और दिक्कत क्या आती है, पहले कोर्स में आप लोग सीख चुके हैं कि
एक वॉल्व तो वहां पे होता है जहां से आपकी फूड पाइप आपके पेट से जुड़ती है, वहां पे ईसोफिगल स्फिंक्टर होता है, उसके पार हमको जाना होता है। और फिर वहां जाने के बाद जब पूरा पेट जहां से खत्म होके जहां पे आपका स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होता है, वहां पे एक पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है। कुछ नादान लोग ज्यादा उसको अंदर डालने के लिए सोचते हैं कि हम एक थोड़ा लंबा इसको और डाल देते हैं, इतना ज्यादा डाल बैठते हैं कि वो पाइलोरिक स्फिंक्टर को पार कर जाती है और फिर उसको खींचने में मुश्किल आ जाती है, फंस जाता है तो बहुत आफत खड़ी हो जाती है। इसलिए ये आम आदमियों के बस का रोग नहीं है, इसको ट्रेंड गुरु से ही सीखा जाए, आमने सामने बैठ के सीखा जाए तभी काम होता है। ये डरने वाली बात नहीं है, प्रॉपरली कोई भी चीज सीखी जाए तो आसान हो जाती है। और अगर आप अंधाधुंध करते हैं, अपने से सीखने की कोशिश करते हैं, तभी गड़बड़ होती है। यूं तो अगर आपने देखें, आप में से जो औरतें खास तौर पे जब आप किचन में खाना बनाती हैं तो रोज एक तरह से आप आग में खेल रही हैं। जो भी किचन में जाता है आग से आपका हर रोज का फर्स्ट हैंड कम्बैट हो रहा है, लड़ाई हो रही है। चूल्हे पे या किसी भी चीज पे जरा सी उंगली छू जाए तो आप सत्यानाश हो जाएगा। तो आपको ड्यू केयर लेनी पड़ती है और कुछ नहीं। कोई ये नहीं कह रहा कि कल से किचन को ताला लगा दो, ऐसे आग आग जैसी चीज के साथ कैसे खेल सकते हैं। लेकिन उसी तरह से ये जो डराया गया है कि ऐसे ऐसे हो जाता है, वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि अपनी मर्जी से बिना सीखे काम कर रहे हैं, उसको धोती कहते हैं। नौली आपको पता ही है, जिसमें पेट घुमाया जाता है उसको नौली कहते हैं, ताकि हमारे पेट की एक्सरसाइज हो सके, हमारी किडनियों की एक्सरसाइज हो सके। किडनी तक एक्सरसाइज नहीं पहुंचती है तो उसके लिए हमको नौली करनी पड़ती है। लेटी धोती नौली वस्ती जो है वो एक खास तरह का एनीमा होता है, वो भी थोड़ा अभ्यास से आता है। स्टैंडर्ड एनीमा तो बहुत से लोग करते हैं, ये थोड़ा एडवांस होता है। और ये वस्ती वाला एनीमा उनको ही करना चाहिए जिनका उन्होंने और तरीकों से पहले पेट को अच्छे से साफ कर लिया हो। तो ये अपना इसको वस्ती करते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि अश्विनी मुद्रा कर करके इन्होंने तो इतना अभ्यास कर लिया होता है कि इनका अपना एनल स्फिंक्टर पे पूरा कंट्रोल होता है। और दूसरी बात, इन्होंने ये इंश्योर किया होता है कि उनके रेक्टम में या लार्ज इंटेस्टाइन में किसी तरह की गंदगी हो ही ना। और अपने आप को ये खुद देखने के लिए कि मैंने अंदर से साफ कर दिया है, तो वस्ती का तरीका ये होता है कि एक शैलो पैन में, जिसको परात आप कह सकते हैं, परात जैसा एक बर्तन लेके उसमें आधा पानी भर के ये लोग बैठ जाते हैं। और इनकी अश्विनी मुद्रा करने की कैपेसिटी इतनी ज्यादा होती है कि उस परात में जितना पानी है उसको ये अंदर सक कर लेते हैं, थोड़ी देर रखते हैं और उसको एक्सपेल कर देते हैं। और ये चेक करते हैं कि उसमें किसी तरह का कलर तो नहीं आया। अगर कलर नहीं आया इसका मतलब आपका पेट अंदर से बिल्कुल साफ है, और अगर है तो एनीमा तो आपका हो ही गया है। तो ये भी एक्सट्रीम फॉर्म है षटकर्मों में से एक की। तो नेति धोती नौली वस्ती। कपाल भाती आपको बात हो ही चुकी है, जिसमें आप सांस छोड़ के वो तो अपना अग्निसार हो गया, जिसमें आप बड़ी धौंकनी की तरह सांस लेते हैं, जिसमें आपका पेट फूलता और सिकुड़ता है, आप सांस छोड़ने पे ध्यान देते हैं, वो आपकी कपाल भाती हो गई। और त्राटक आपका किसी भी लाइट के ऊपर फोकस करना पे किया जाता है। आजकल लोग ज्यादातर कैंडल से करते हैं, लेकिन सही तरीका है घी के दिए के सामने, आई लेवल के ऊपर एक घी का दिया जलाया जाए, उस पे आंखों को फोकस करके बैठने से, बिना आंख झपके। उससे क्या होता है कि आंख की गंदगी निकलनी शुरू हो जाती है। तो ये तरीके हैं 6 हमारे अपनी अंदर की सफाई करने के। तो इसको इतनी मेहनत वही करे जो पहले कम से कम गंदगी डाले ही ना। इतना धंधा इसलिए करना पड़ता है कि गंदगी हमने अंदर डाली है।
कमाल की बात यह कि ये वो लोग कर रहे हैं जो सचमुच के योगी हैं, जिनकी डेफिनेशन मैं शायद आपको पहले बता चुका हूं। योगी कहलाने की पहली डेफिनेशन है वो आदमी जिसका पूरे दिन का ड्राई राशन यानी कि दाल चावल और आटा एक अंजलि पे आ जाए, ये उसका पूरे दिन का कोटा है। थोड़े से चावल, मतलब बिना बने की बात कर रहा हूँ, थोड़े से चावल, थोड़ी सी दाल और थोड़ा सा आटा, इसमें खाकर ही वो पूरा गुजारा चलाए। और ये कोई एक्सट्रीम नहीं है, हमको लगता है अरे साहब ये तो बेहद ज्यादती है अपने ऊपर। शरीर की रिक्वायरमेंट इतनी है, अगर हमको ड्राई राशन जो है वो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी चीजें हमारी फल सब्जियां हैं, वो उसमें आपको जितनी भूख लगती है आप उतना खा सकते हैं, लेकिन जिस चीज को पकाया जाना है उसका इनटेक इससे ज्यादा करने में आपको फिर ये षटकर्म करने की जरूरत पड़ेगी। तो मार्ग मुश्किल है। योग में जाना वो वाला तो योग बहुत आसान है। पार्क में थोड़ा सा गहरी गहरी सांस लेना और अपना कि हमने बाबा रामदेव का कैंप अटेंड किया है, वो अलग चीज है। लेकिन अगर प्रॉपर करना है तो ये चीजें रोज का अंग बन जाए। हमको आसनों पे ध्यान देना है, तो चलिए हम आज इसके आसन थोड़े से कर लेते हैं, क्योंकि वो अनहद चक्र के लिए बेहद जरूरी हो जाते हैं। आइए अपने अपने मैट पे पहुंचिए। जी आपका माइक बंद है। चलिए अब ऑन हुआ। हाँ अब ऑन हो गया होगा। पहले वाले में ऑल फोर पे चले गए और हमको अपनी कमर को कन्वेक्स और कनकेव बनाना है। सिर्फ बार बार कमर को ऊपर नीचे करना है, बेसिकली नाभि को हिलाना है। तो उसको कन्वेक्स बनाने के लिए नीचे ढाकिए और कनकेव बनाने के लिए शोल्डर्स को और हिप्स को ऊपर की तरफ कर दीजिए, ताकि यहाँ का हिस्सा नीचे थोड़ा हो जाए। जैसे आपकी नाभि को कोई नीचे खींच रहा है, ध्यान नाभि पे रखें। जो नीचे मूव कर रही है वो नाभि है। अब फिर उसको उल्टा कर लें। मनोज सबके फोन जरा आप म्यूट कर दीजिए प्लीज।
मेरे वाले को ऑन करना पड़ेगा, नहीं तो मैं भी म्यूट ना हो जाऊं। फोन म्यूट कर लें। मेरा मेरा चल रहा है कि बंद हो गया? चल रहा है। वेरी गुड। चलिए इसी का अगला भाग करते हैं। यहां से अब हमको अपने घुटनों को उठा लेना है, पर्वतासन में चले जाना है। थोड़ा आगे वॉक कर जाइए ताकि पूरे का पूरा पंजा, पूरे का पूरा एड़ी भी जमीन पे छू जाए। सीधे खड़े हो जाइएगा और आगे झुक के जहां तक आपसे झुका जाए वहां पे झुक के रुक जाइएगा, क्योंकि हमको 10 सांसों तक रुकना है, यानी 1 मिनट से शुरुआत करनी है। और जब आप सिर्फ योग पे फोकस कर रहे हो तो 2 या 3 मिनट तक भी रुकने का अभ्यास करना है। अब ये आपने देखना है कि आपका शरीर कहाँ तक झुकने को तैयार है। एक तो हमारी अकड़ जरा कम झुकने को तैयार होती है और एक हमारी पीठ जरा कम झुकने को तैयार होती है। हम कहते हैं, बड़ी शान मानते हैं कि हम झुक नहीं सकते, तो हमारी कमर भी कुछ ऐसे ही करती है कि हम झुक नहीं सके। तो आपको क्या करना है कि जहां तक आपकी कमर जाने देती है आपको, वहां तक आपको नीचे झुकना है और फिर रुकना है। अगर यहीं तक जा पा रहे हैं तो भी ठीक है, यहाँ तक जा रहे हैं तो भी ठीक है, यहाँ तक जा रहे हैं तो भी ठीक है। ये मैंने करीब 1 मिनट किया था। आपका जो अल्टीमेट टारगेट रहेगा वो करीबन 3 मिनट पे जाएगा। आप कोशिश करें कि 3 मिनट तक रुक सकें। अगले में क्या करना, एक पांव बाहर निकाल लीजिए, लेफ्ट पैर बाहर निकल गया, राइट पैर का आपस में करीबन ये ऐसे है तो ये ऐसे क्या तो 90 डिग्री या 80 डिग्री का एंगल बन जाए ताकि आपको बेस मिल जाए। आप सामने फेस कर रहे हैं, हाथों को ऊपर उठाइए और झुकते चले जाए। रिलैक्स। दूसरी तरफ घूम जाइए, राइट पैर आगे आ गया, लेफ्ट पैर की टोज 90 डिग्री पे हो गई, जो वेस्ट है वो स्क्वायर यानी सामने फेस कर गई और यहाँ पे नीचे गिरते लगे।
दोबारा लेफ्ट की तरफ हो जाइए। इस बार क्या कीजिए, लेफ्ट पैर सामने है, राइट वाले घुटने को जमीन पे ले आइए। अब यहाँ पे वेरी गुड। दूसरी तरफ हो जाइए। ये वाला पैर पीछे चला गया, वेरी गुड। रिलैक्स। तीसरा प्लैंक पोज, पहले इजी वाला करेंगे और फिर जिनका थोड़ा प्रैक्टिस है वो फुल वाले पे चलेंगे। आसान वाले में आपको अपना वजन हथेलियों और पंजे पे डालना होता है। आइए 1 मिनट के लिए इसको करते हैं 10 सांसों तक, ये आसान है। रिलैक्स। और अब प्रॉपर प्लैंक पोज में आते हैं, जिसमें आपकी कोहनी तक का हिस्सा जमीन पे लग जाता है। तो ये हो गया। हाथों को आप पकड़ सकते हैं, घुटने हवा में उठ गए। आइए यहाँ पे रहने की कोशिश करते हैं। रिलैक्स। मुझे नहीं पता आपको कितना टाइम लगा ये करते हुए, लेकिन असलियत ये है कि ये जो आपने किया ये सिर्फ 1 मिनट किया था। ये साइंटिफिकली मेडिकली प्रूव हो चुका है कि जब हम इस पोजीशन में होते हैं तो दुनिया की घड़ियां धीमी चलनी शुरू हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि किसी से पूछो ना कितने टाइम थे तो कहते हैं 1 घंटा तो हो ही गया होगा मुझे।
असल में सिर्फ 1 मिनट बीता था। ये ह्यूमन नेचर ऐसी है। समय जो है ना बड़ा रिलेटिव चीज है, हमको अलग महसूस होता है। जब आप फिल्म देख रहे होते हैं तो 3 घंटे ऐसे लगते हैं कि अच्छी फिल्म होगा कि 3 मिनट बीते हैं, और जब मेडिटेशन करते हैं तो ऐसा लगता है 3 मिनट बिताने में ऐसा लगता है कि लगता है 30 मिनट बीत गए। तो सिद्ध होता है कि समय जो है अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग स्पीड से चलता है। चलिए आज देखते हैं कि मेडिटेशन में आपका स्पीड क्या रहती है। अपने अपने कैमरे ऑफ कीजिए और मेडिटेशन की तैयारी कीजिए। शांत बैठें। अच्छा होगा कि किसी कुशन पे या पिलो पे बैठें। अगर पद्मासन में बैठ सकते हैं तो पद्मासन में बैठिए, और नहीं तो सुखासन में आराम से बैठ सकते हैं। अपनी सुविधा देखिए। कमर सीधी हो, गर्दन सामने हो, आंखें हल्के से बंद हो सके तो जीभ को ऊपरी तलवे पे लगा लें। गहरी सांसें भरें, धीमे धीमे छोड़ें। जब भी सांस छोड़ें तो तनाव को भी अपने अंदर से निकालें। हल्का सा अंतर अनुभव करें उन भागों में जो कहीं छुए हुए हैं और जो नहीं छुए हुए हैं। ऐसे ही अंतर अनुभव करें उन भागों में जहां पर बाल हैं और जहां पर नहीं है। अगर कपड़े पहन के कर रहे हैं तो अंतर अनुभव करें ढके हुए भागों में और बाकी के शरीर में। मन में परमपिता परमेश्वर का स्वरूप लाएं। सहायता की प्रार्थना करें। एक एक करके अपनी माता, पिता और पूर्वजों के स्वरूप लाएं। सहायता की प्रार्थना करें। गुरु का स्वरूप, सहायता की प्रार्थना। गुरु का स्वरूप दोबारा,
प्रार्थना करें कि ध्यान के समय अंग संग सहाय रहे। गहरी सांसों पे लौट आए। सांस भरते वक्त पेट को फुलाएं, सांस छोड़ते वक्त पेट को सिकोड़ना है। हाथों को मोड़ के अपने कंधों पे रख लें। आसपास इतनी जगह होनी चाहिए कि आप दाएं बाएं घूम सकें। थोड़ा अगर दीवार से के पास है तो थोड़ा आगे हो जाइएगा। सांस छोड़ते वक्त दाईं तरफ जाइए, पूरी सांस दाईं तरफ जाके निकाल दीजिए और फिर दाईं दाईं। साथ में आपके हाथ भी सांस छोड़ते वक्त दाईं तरफ, भरते वक्त दाईं तरफ आए। तो तेजी से 21 बार करें और फिर इसको उल्टा कर दें। बाद में लेफ्ट की तरफ सांस छोड़ के राइट की तरफ भरना होगा। 21 बार उधर, 21 बार उधर। उसके बाद कोहनियां नीचे करके शांत बैठ जाएं और आपके हृदय में जो हो रहा है उसको पकड़ें और हर धड़कन के साथ साथ आपको यम 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 का उच्चारण करना है। अंगूठे गीले कर लें, योनि मुद्रा में जाएं और 21 बार अनुलोम विलोम करें।
शांत लेट जाएं। गुरु के अंग संग सहाई होने की प्रार्थना करें और उसके हृदय से अपने 16 मर्म स्थलों तक 3-3 स्वर्णिम सांसें लेकर जाएं और उसके बाद भी अगर समय हो तो पूरे शरीर तक 3 सांसें पहुंचाएं।
बाईं करवट घूम जाएं और गर्भावस्था में पहुंचकर शांत मन से लेटें। शरीर में जो चल रहा है उस पर ध्यान दें और उससे ज्यादा हृदय में जो चल रहा है, अनहद चक्र में जो चल रहा है, उस पर ध्यान दें। उठकर बैठ जाएं। हो सके तो उत्तर दिशा में मुंह करके बैठें।
मन में परम पिता परमेश्वर का स्वरूप लाएं। धन्यवाद करें। माता पिता पूर्वजों का स्वरूप लाएं। धन्यवाद करें। गुरु का स्वरूप। धन्यवाद करें। गुरु का स्वरूप दोबारा लाएं। धन्यवाद करें अंग संग सहाय रहने के लिए। उस हर व्यक्ति का स्वरूप लाएं जिसने आपका आज सहायता की हो। धन्यवाद करें। सच्चे मन से प्रार्थना करें कि सभी का कल्याण हो। आंखों को कस के बंद करें, ढीली छोड़ें, दोबारा कस के बंद करें, ढीली छोड़ें, आखिरी बार कस के बंद करें, ढीली छोड़ दें। आगे का प्रोसीजर आपको आता ही है, कैसे हाथ रगड़ के करना है, उसको 3 बार करें। और आज के लिए नमस्कार, कल हम फिर मिलते हैं। खुश रहिए।